हाँ बस सर मैंने तो लॉ से तो साइट किया हुआ है। हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें। मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को, अगर तो नहीं, फिर अगर नहीं है तो जाहिर ना करें ना, किसी और को मौका दे जी दें ना। मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं बना छोड़िए ना, सकते। फिर आप रोस्टर में जी, अगर आपको कोई वही बातें अगर मैं हमसे बस एग्री एक या आपको डिसएग्री दो करेंगे। चीजें और बता देता हूँ सर। जरा जल्दी कर लें प्लीज। सर दिस लॉ अफेक्ट्स, वो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। एब्सोल्युटली जी, सर, दिस थैंक यू इज फॉर अग्रीइंग। for a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. The three प्लीज, pillars. अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, ट्रिकोटमी ऑफ पावर्स की। सर नहीं, मैं it's a different point है। जी। After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था Chief Justice is first among the equals, has gone away because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice alone. You're just waffling. You're not articulating Sir, any sir, contention. this is what. So what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. Sir, So what's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर मीनिंग है ना. आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते है ना, कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है। एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में 2 चीज़ें हैं। नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था ज़रा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए ना। अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, अगर आप जवाब दें। एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल। Matters which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. नहीं 55 sorry. 55 जी, 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? इनलार्जमेंट है या ये सब वो है, रिट्रैक्शन है? और खास तौर पे जो टू द एक्सटेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप देख, सवाल तो ये है ना, ये देखिए मासून हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। मानी बताइए, एंट्री 55 के जरा मानी बताते हैं, हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? This relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज आएगी। तो by हो गया ना, under the Constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means क्या? I use interchangeable words and under doesn't add anything. Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that.
It's a very important case. You give it the, you just agreeing, disagreeing. My lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would, your lordship would deduce through an interpretation. Are Could they also interchangeable be terms? included in that. That Because doesn't- by it the do- Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. no. You see, Sir, enlargement, the but word, it- but it आप relates जवाब तो to- देना पहले सवाल। सर उसका देखिए आपसे पूछा है ना बाय और अंडर क्या अंडर बाय द पार्लियामेंट है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, अंडर sir, द it कॉन्स्टिट्यूशन, doesn't अंडर द read that कॉन्स्टिट्यूशन से way. क्या In the मानी, con- कोई रेफरेंस दे ना। under the Constitution which is provided, and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, which you're would be not, a power to make Hassan legislation. साहब, you're not also. adding anything Sir, useful. मैं बस conclude फिर आप कर इसको सर, conclude ही एक चीज करें। सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is Absolutely. being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So In the anything which Constitution. maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or. Can you cite an example? Learned Council, Cite an example. Learned Council, ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 143 की है. जी. That power already exists Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Learned Council जो my lord ने सवाल पूछा वो है, सवाल के ऊपर कि again देखें ना, देखिए दो- क्वेश्चन सुन ले, ये है सवाल कि ये if है, your lordships are to सवाल ये read है, into the सुन ले, constitution, then that's a Council, different The question. question is, 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में enlargement का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई jurisdiction क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, इज दैट डूएबल? It's not और doable. उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई, तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिस्डिक्शन लार्ज सर वो कैसे फिर sir, अपील आ sir, गई? we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, entry? the legislation relating to that has No, got no. nothing to do with अच्छा, 184 एक power. जी मैं वही आपसे वो पूछ तो रहा हूँ, जो- एंट्री 55 में स्पेसिफिकली इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन डील करती है, तो वी विल नॉट गो टू एनी जनरल एंट्री, वी विल गो टू द स्पेसिफिक एंट्री फर्स्ट व्हिच सेज दैट enlargement of jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील Expressly जी express जी provision. सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील नहीं, मैं कंपटीशन कमीशन की Really, अपील- Hassan Saab, sir, you're not sir, really answering मैं anything. जवाब देता No, हूँ। no, you are not answering. Sorry to say. तो आप Sir, किसी और को दे देना. sir, अब I काफी हो गया ना. अब देख लें एक बजे. अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट जी, आधा जी, घंटा जी, कहा जी, था, हमने मेरा- आपको मेरा 2 सर घंटे दे conclude दिए हैं. Sir, साहब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है. देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने एक क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. इसे आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस
जो जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कि वो हाई कोर्ट से मुताल्लिक है, नो डाउट, लेकिन हाई कोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों से है। अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहाँ होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से। फिर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट Law कॉनोटेशन, reforms ordinance हियर है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन, वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर और सकते। आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन कदगन नहीं है। कोई भी नहीं है।